मिडिल कॉलोनीज हम लोग कर चुके थे, जल्दी से बता दो। मिडिल कॉलोनीज हम लोग कर चुके थे या हम कर रहे थे? लेट मी चेक। ओके, अच्छा अच्छा, जीनियर सेंट्रल कॉलोनीज ठीक हो गया। मेरे ख्याल में मिडिल कॉलोनीज हम लोग कर चुके थे, जहाँ तक मुझे याद पड़े। तुम लोग अपने नोट्स खोलो, चेक करो ज़रा। वी आर डन विद मिडिल कॉलोनीज। ठीक हो गया फाइजा। अच्छा, मुझे क्यों याद पड़े कि तुम लोग को साउदर्न कॉलोनीज़ के नाम भी मैं लिखवा चुकी हूँ। चलो, मिडिल कॉलोनीज़ पूरा हो गया ना, उसमें कोई एम्बिग्विटी कोई चीज़ पूछनी है मिडिल कॉलोनीज़ में? मैं साउदर्न कॉलोनी से स्टार्ट ले रही हूँ, जल्दी से बता दो। ठीक हो गया लैला, चलो। मतलब मेरी याददाश्त थोड़ी सी काम करी है कि मैं तुम लोग को साउदर्न कॉलोनीज़ के नाम बता चुकी थी। ठीक है, क्या नाम तुम लोग को बताए थे मैंने साउदर्न कॉलोनीज़ के? अगर तुम लोग मुझे जल्दी से कर दोगे, कमेंट कर दोगे तो अच्छी बात है, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम लोग ने स्पेलिंग ठीक लिखे हुए या नहीं। ठीक है वैसे, चलो चलो आ जाओ लेक्चर पे। साउदर्न कॉलोनीज़ मैंने तुम लोग को बताए थे, कितनी बताई थी? 5। ठीक है, वर्जीनिया, मैरीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। ठीक है, वर्जीनिया, मैरीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया लिख के तुम लोग मुझे भेजोगे। वर्जीनिया की डेट तुम लोग को बताई थी मैंने 1607, मैरीलैंड 1632, नॉर्थ कैरोलिना 1663, साउथ कैरोलिना 1663, जॉर्जिया 1732। ठीक है, दोबारा सुन लो। वर्जीनिया 1607, मैरीलैंड 1632, नॉर्थ कैरोलिना 1663, साउथ कैरोलिना अगेन 1663 और जॉर्जिया 1732। ठीक है, क्लियर? चलो वर्जीनिया पे आ जाओ। वर्जीनिया हम लोग ने थोड़ी बात की थी, तुम लोग से मैंने पूछा था और तुम लोग ने मुझे खुद ही बताया था कि भाई वर्जीनिया क्या थी, कि पहली कॉलोनी थी ब्रिटिश की, और जो खासियत इसकी यही थी कि इसको आप गोल्ड हंगरी कॉलोनी भी कहते हो वर्जीनिया को। ठीक है, वर्जीनिया को आप गोल्ड हंगरी कॉलोनी भी कहते हो। अच्छा, क्या हुआ कि 1607 में इंग्लैंड ने अपनी पहली कॉलोनी बनाई वर्जीनिया के नाम से। कब बनाई? 1607 में। पहली कॉलोनी कौन सी थी? वर्जीनिया। ठीक है, अच्छा बेसिकली हुआ क्या, इंग्लैंड ने क्यों ये कॉलोनी बनाई? लंदन वर्जीनियन कंपनी एक कंपनी थी। ठीक है, लंदन वर्जीनियन कंपनी एक कंपनी थी। अच्छा, क्या हुआ उस कंपनी के साथ कि वो काम करी थी, यहाँ इंग्लैंड में काम करी थी। उसको पता चला कि अमेरिका में गोल्ड मिल रहा है। ठीक है, लंदन वर्जीनियन कंपनी की बात कर रही हूँ। लंदन वर्जीनियन कंपनी एक कंपनी थी इंग्लैंड में, उससे पता चला कि अमेरिका में गोल्ड पाया जा रहा है काफ़ी वाफिर मिकदार में। ठीक है, तो उस वो गोल्ड अटेंड करने के लिए लंदन वर्जीनियन कंपनी जो है वो आ गई यहाँ पर अमेरिका में। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया फाइजा, एग्जैक्टली राइट, ठीक हो गया। अच्छा, क्या हुआ कि लंदन वर्जीनियन कंपनी आई यहाँ पे अमेरिका में। क्यों आई? भाई उससे पता चला कि अमेरिका में गोल्ड मिल रहा है। जब लंदन वर्जीनियन कंपनी अमेरिका पहुंची तो ऐसी कोई चीज़ गोल्ड शोल्ड तो उसे मिला नहीं वहाँ पे, लेकिन दैट लैंड वाज गुड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई गोल्ड तो हमें मिला नहीं है, क्यों ना हम यहाँ पर टोबैको प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए अच्छी है। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो ऑलवेज अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखकर उन्होंने कहा कि भाई लैंड कल्टीवेशन के लिए अच्छी है, तो क्यों ना हम यहाँ पर टोबैको प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर जो वर्जीनिया के नाम से जो कॉलोनी बनाई थी वहाँ पर उन्होंने टोबैको प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। ठीक है, अच्छा उसके लिए उन लोगों को क्या चाहिए थी? मैन पावर। मैन पावर वो कहाँ से लेके आए? अफ्रीका से लेके आए। तो आप जब स्लेवरी इशू में पढ़ोगे तो आप वहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि स्लेवरी जो है वो राइट
फर्स्ट कॉलोनी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो अब स्लेवरी इशू में देखोगे कि स्लेवरी बहुत बाद में जाके अमेरिका में नहीं आई, स्टार्ट से ही एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। अच्छा, वर्जीनिया की कुछ बातें जो याद करने वाली हैं वो यही हैं कि वर्जीनिया जो है वो बेसिकली क्या थी कि पॉलिटिकली अनस्टेबल थी, ठीक है। वर्जीनिया कॉलोनी जो थी बेसिकली क्या थी, पॉलिटिकली अनस्टेबल थी। इंग्लैंड ने परमिशन दी वर्जीनिया को कि भाई आप अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें, ठीक है। और वर्जीनिया ने बनाई भी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन क्या हुआ कि वो अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं रख सकी, और 1624 में क्या हुआ कि इंग्लैंड ने उसे एक रॉयल कॉलोनी बना दिया। 1624 में इंग्लैंड ने उसे अपनी रॉयल कॉलोनी बना लिया। क्लियर? दोबारा से सुनो वर्जीनिया का, जल्दी जल्दी सुन लो एक दफ़ा दोबारा। वर्जीनिया पहली कॉलोनी थी इंग्लैंड की, कब बनी? 1607 में। वर्जीनिया को और आप क्या कहते हो? गोल्ड हंगरी कॉलोनी भी कहते हो, ठीक है। अच्छा, वर्जीनिया किसने बनाई? लंदन वर्जीनियन कंपनी, एक कंपनी थी जिसने वर्जीनिया कॉलोनी बनाई, ठीक है। क्यों बनाई? बिकॉज उन्हें लगा कि भाई अमेरिका में गोल्ड मिल रहा है तो हमें भी जाके वहाँ से गोल्ड लेना चाहिए, ठीक है। जब उन्हें वहाँ पर गोल्ड नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई दिस लैंड इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन, तो उन्होंने टोबैको प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, ठीक है। अच्छा, जब उन्हें टोबैको प्रोडक्शन स्टार्ट की तो ऑब्वियसली उन्हें लोगों की ज़रूरत थी जो काम कर सके उनके लिए, तो उन्होंने क्या किया कि मैन पावर वो लेके आए, कहाँ से? अफ्रीका से, ठीक है। मैन पावर कहाँ से लेके आए? अफ्रीका से लेके आए, ठीक है। अच्छा, जो लंदन वर्जीनियन कंपनी थी उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की आप बात करते हो, सॉरी वर्जीनिया की आप कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो, तो उसमें आप यही कहते हो कि वर्जीनिया जो थी वो पॉलिटिकली अनस्टेबल थी, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड ने उससे अलाउ किया कि अगर आप चाहो तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे चाहते हो तो आप यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट कर सकते हो वर्जीनिया में, ठीक है। अच्छा, वर्जीनिया ने सेल्फ गवर्नमेंट की टिल 1624, ठीक है, टिल 1624। 1607 में बन रही है और 1624 तक वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट रही, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं रख सके वो लोग, दैट्स वाई 1624 में इंग्लैंड ने उसे अपनी रॉयल कॉलोनी बना लिया। क्लियर हो गया? मुझे बताओ जल्दी से, वर्जीनिया। क्लियर वर्जीनिया? अच्छा चलो मैरीलैंड पे आ जाओ। वर्जीनिया क्लियर है? कुछ पूछना है वर्जीनिया से? मैरीलैंड पे आ जाओ, ठीक है। मैरीलैंड बेसिकली क्या थी कि जो कैथोलिक्स ऑफ इंग्लैंड थे, इंग्लैंड के जो कैथोलिक्स थे उन्होंने जो कॉलोनी बनाई थी उसका नाम था मैरीलैंड, ठीक है। कैथोलिक्स ऑफ इंग्लैंड याद रख लेना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मैरीलैंड किसने बनाई थी? कैथोलिक्स ऑफ इंग्लैंड ने। अच्छा, बेसिकली हुआ क्या कि सबको चार्टर मिल रहे थे, सब आ रहे थे अमेरिका में, तो कैथोलिक्स ऑफ इंग्लैंड ने कहा किंग से कि भाई हमें भी एक चार्टर चाहिए, हम भी अमेरिका जाना चाहते हैं, ठीक है। कैथोलिक्स ऑफ इंग्लैंड ने कहा किंग से कि हमें भी एक चार्टर चाहिए, हम भी अमेरिका जाना चाहते हैं। अच्छा मुझे बता दो तुम लोग को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, मुझे कोई कमेंट रिसीव नहीं हो रहा, जल्दी से बता दो। Let me check it. ठीक है, वैसे जज़ाकल्लाह। चलो कंटिन्यू करो इसको यहाँ से। अच्छा, क्या बता रही थी तुम लोगों के? जो कैथोलिक्स ऑफ इंग्लैंड थे उन्होंने किंग से बोला कि सबको चार्टर मिल रहे हैं, सब अमेरिका में जा रहे हैं, तो हम भी अमेरिका में जाना चाहते हैं, हम भी अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, ने कैथोलिक ऑफ इंग्लैंड को चार्टर दे दिया, ठीक है। कैथोलिक्स ऑफ इंग्लैंड आए यहाँ पर, साउथ में आए, ठीक है, और यहाँ पर आके उन्होंने मैरीलैंड के नाम से कॉलोनी बना ली,
ठीक है। मैरीलैंड की जो कॉलोनी थी वो आपने क्वीन मैरी के नाम पे इसका नाम रखा इस कॉलोनी का, ठीक है। क्वीन मैरी के नाम पे आपने मैरीलैंड का नाम रखा, ठीक है। अच्छा, जब मैरीलैंड बन गई यहाँ पर तो क्या था कि पूरे इंग्लैंड से जो कैथोलिक्स थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया इस कॉलोनी की तरफ, ठीक है। पूरे इंग्लैंड से जो जितने भी कैथोलिक्स थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया इस कॉलोनी की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर आके रहना शुरू कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि कुछ प्रोटेस्टेंट्स भी यहाँ आने लग पड़े, ठीक है। और क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टेंट का नंबर था वो इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। अगेन क्या हुआ कि वो शुरू वाली बात जो तुम लोग को मैंने बताई थी, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट कन्फ्लिक्ट्स, वो दोबारा से पैदा हो गए, ठीक है। कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट कन्फ्लिक्ट्स वो दोबारा से आ गए, ठीक है। अच्छा, उन कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए क्या किया, जो वहाँ पे मैरीलैंड के कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स थे उन्होंने एक पैक्ट साइन किया, और उस पैक्ट में यही था कि हम रिलीजियस हार्मनी को मेंटेन रखेंगे, ठीक है, और अपने रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, क्या बता रही थी तुम लोग को, मैरीलैंड के बारे में बता रही थी। मैरीलैंड दोबारा से एक दफ़ा देख लो, अगर कुछ मिस हो गया तो इसमें लिख लो, नोट कर लो। मैरीलैंड बेसिकली क्या थी कि जो कैथोलिक्स ऑफ इंग्लैंड थे उन्होंने कॉलोनी बनाई थी मैरीलैंड के नाम से, ठीक है, कैथोलिक्स ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, ये बेसिकली हो क्या रहा था कि सब जा रहे थे, सब अमेरिका की तरफ मूव कर रहे थे, तो कैथोलिक्स ऑफ इंग्लैंड ने किंग से बोला कि हमें भी चार्टर दो, हम भी जाके अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वहाँ पे, ठीक है। किंग ने चार्टर दे दिया उन्हें, और उन्हें मैरीलैंड के नाम से कॉलोनी बनाई, जो कि क्वीन मैरी के नाम पे जिसका नाम रखा गया, ठीक है, क्वीन मैरी, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया मैरीलैंड का। अच्छा, क्या था कि कैथोलिक्स पूरे इंग्लैंड से कैथोलिक्स से मूव करना स्टार्ट किया इस कॉलोनी की तरफ। अच्छा, कैथोलिक्स का नंबर इंक्रीज़ कर गया यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ प्रोटेस्टेंट भी मूव करके आए, और आते ही गए वो लोग भी, ठीक है। अच्छा, एक टाइम आएगा कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए मैरीलैंड में, तो उन्होंने इन कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए और रिलीजियस हार्मनी को मेंटेन करने के लिए एक पैक्ट साइन किया जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान में था, ठीक है। उस पैक्ट की वजह से हालात काफ़ी बेहतर हो गए और अमन शांति के साथ इन लोगों ने रहना शुरू कर दिया। मैरीलैंड क्लियर है? मैरीलैंड क्लियर? अभी तक हम लोग ने सिर्फ बात की है वर्जीनिया की और मैरीलैंड की, ठीक है। वर्जीनिया 1607 में बनी और लंदन वर्जीनियन कंपनी उसने वर्जीनिया बनाई थी, ठीक है। और जो मैरीलैंड थी आपकी वो 1632 में बनी, ठीक है। और मैरीलैंड किसने बनाई थी? कैथोलिक्स ऑफ इंग्लैंड ने। क्लियर? आगे आओ, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना पे आ जाओ, ठीक है। नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना दोनों बनाई 1663 में बनाई गई, ठीक है। किसने बनाई? नोबल्स ने बनाई। अच्छा, अगर मेरी स्पीड तेज़ हो रही है तो मुझे तब भी तुम लोग बता दो, अगर कुछ मिस हो रहा है, स्पीड तेज़ हो रही है, तब भी मुझे तुम लोग बता दो। अच्छा, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना की बात कर रहे थे हम। नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना बनाई नोबल्स ने, ठीक है। अच्छा, नोबल्स कौन लोग थे तुम लोग मुझे बताओ, मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ कि नोबल्स कौन लोग थे। जल्दी से बताओ मुझे। वसीर रहमान पैक्ट का नाम मेरे पास नहीं लिखा हुआ, अगर तुम लोग गूगल कर लोगे तो पैक्ट का नाम, लेट मी गूगल इट, अगर मुझे भी मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अच्छा, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना मैंने कहा नोबल्स ने बनाई। नोबल्स कौन लोग थे तुम लोग को बता चुकी हूँ, अगर याद है तो मुझे जल्दी से बता दो। चलो मैं ये पैक्ट का नाम गूगल कर लेती हूँ। नहीं फायजा, विदाउट एनी रीज़न, कोई ख़ास वजह नहीं थी। वो वहाँ इंग्लैंड में भी अमन शांति के साथ रह रहे थे, ऐसे कोई ख़ास रीज़न नहीं थी उनके चार्टर मांगने की। बस यही था कि उन्हें लगा कि भाई पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है, पूरा इंग्लैंड मूव कर है, तो नई जगह है तो हमें भी जाके वहाँ पे रहना चाहिए, हमें भी अपनी कॉलोनी बनानी चाहिए, ठीक है।
एक्सपेंशन पर्पस हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई खास पर्पस था नहीं उन लोगों का। नहीं, थोड़ी देर तक करती हूँ। हम्म। अच्छा, यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा पेट का नाम, ठीक है, अगर किसी को मिल जाता है तो वो मुझे कर दो, बता दो। नहीं, मुझे नहीं मिला पेट का नाम, ठीक है। ठीक हो गया जीनिया, गुड, ठीक हो गया, ठीक ठीक ठीक। तुम लोग को पता है नोबल्स कौन है, तो मुझे फिर पूरी कहानी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से इसको लिंक करो, ठीक है, नॉर्थ कैरोलिना साउथ कैरोलिना को, वहाँ पे उसी चीज़ के साथ जाके लिंक करो कि जो चार्ल्स टू था, चार्ल्स टू ने जेम्स टू को लैंड दी थी मिडिल मिडिल पार्ट में, और हाँ, और जितने भी उसके नोबल्स थे जिन्होंने हेल्प किया था चार्ल्स टू को, उससे उससे लैंड दी थी साउथ में। तुम लोग को मैंने पहले बताया था कि उनको उसने साउथ में लैंड दी थी, ठीक है। साउथ में कहाँ पे लैंड दी थी? नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना, गुड हो गया। अच्छा, जो नॉर्थ कैरोलिना भी नोबल्स को दी गई थी, साउथ कैरोलिना भी नोबल्स को दी गई थी। जो नोबल्स का टाइटल था वो लॉर्ड ऑफ प्रोपेटर्स उनको कहा जाता था, ठीक है, लॉर्ड ऑफ प्रोपेटर्स। ये टर्म एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड ऑफ प्रोपेटर्स, लॉर्ड ऑफ प्रोपेटर्स, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना डेवलप की। नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना की जो ख़ास बात की थी कि वहाँ पर जो लैंड थी दैट वाज गुड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, तो एग्रीकल्चर अच्छी खासी हो रही थी। और एक बात याद रखना कि जो हम स्लेवरी इश्यूज़ में वो चीज़ पढ़ेंगे कि स्लेवरी जो थी वो साउथ में स्लेवरी लीगली अलाउड थी, ठीक है, साउथ में स्लेवरी लीगली अलाउड थी। रीज़न बिहाइंड वॉज कि साउथ की जो लैंड थी वो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी थी, ठीक है। क्या बताया, नॉर्थ कैरोलिना साउथ कैरोलिना, छोटी सी कहानी है वो सारी, बीच में अगर आ जाता है इसमें कुछ कोई भी किसी भी तरह से सवाल, तो वो सारी कहानी चार्ल्स टू वाली आप डालोगे इसमें, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि नोबल्स को ये लैंड दी, इस लैंड का चार्टर दिया गया था, ठीक है, और नोबल्स का जो टाइटल था आप उसे लॉर्ड ऑफ प्रोपेटर्स भी कहते हो, ठीक है। नॉर्थ कैरोलिना साउथ कैरोलिना की लैंड कल्टीवेशन के लिए अच्छी थी, नोबल्स ने यहाँ आकर एग्रीकल्चर स्टार्ट किया एंड ऑल दैट, क्लियर। और 17 एक मिनट, हाँ, 1729 में जाके तो जो नॉर्थ कैरोलिना थी वो आपकी रॉयल कॉलोनी बन गई, ठीक है। 1729 में जाके नॉर्थ कैरोलिना आपकी रॉयल कॉलोनी बन गई, क्लियर। नॉर्थ कैरोलिना की बस 2-3 बातें बताइए कि चार्ल्स टू के जो सपोर्टर्स थे नोबल्स, उनको ये लैंड दी गई नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना, ठीक है। नोबल्स को आपने लॉर्ड ऑफ प्रोपेटर्स का भी टाइटल दिया, ठीक है। और जो नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना डेवलप की गई थी, बेसिकली क्या था कि जो करेक्टरिस्टिक्स आप इसमें लिखोगे वो यही होंगी कि ये जो लैंड थी दैट वाज गुड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, तो इसको एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए नोबल्स ने यूज़ किया, और 1729 में जाके एक रॉयल कॉलोनी बन गई, क्लियर। आखिरी चीज़ है जॉर्जिया, इस पे आ जाओ तक हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को आज ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जल्दी से देख लो। जॉर्जिया, जॉर्जिया 1732 में बनाई गई, ठीक है, जॉर्जिया 1732 में बनाई गई। अच्छा, बेसिकली था क्या, किससे बनाई एंड ऑल दैट, एक सोशल वर्कर था और पार्लियामेंटेरियन, जेम्स ऑगली थॉर्प, स्पेलिंग बता देती हूँ, जेम्स JAMES, जेम्स के तो पता ही है, OGLETHORP, थॉर्प, जेम्स ऑगली थॉर्प, ठीक है। वो आर्मी ऑफिसर भी था, सोशल वर्कर भी था और पार्लियामेंटेरियन भी रह चुका था, ठीक है। जॉर्जिया की बात कर रही हूँ कि जॉर्जिया किससे बनाई कि एक सोशल वर्कर था, पार्लियामेंटेरियन था और फॉर्मर आर्मी ऑफिसर भी रह चुका था, जेम्स ऑगली थॉर्प। हाँ, उसने जॉर्जिया की कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी। ये लिख चुके हो तो आगे बताऊँ। जेम्स ऑगली थॉर्प, OGLETHORP, MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, जेम्स ऑगली थॉर्प, ठीक।
अच्छा, जॉर्जिया को बनाने का बेसिकली पर्पस क्या था कि इसको जॉर्जिया को आपने डिफेंस पर्पसेस के लिए बनाया था, ठीक है। जॉर्जिया को आपने बनाया था डिफेंस पर्पसेस के लिए। डिफेंस पर्पस क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम पीरियड इंग्लैंड और स्पेन के क्लैशेस चल रहे थे आपस में, ठीक है। इंग्लैंड और स्पेन के क्लैशेस चल रहे थे आपस में, और जॉर्जिया के बिल्कुल साथ ही कॉलोनी है फ्लोरिडा के नाम से, ठीक है, जो कि स्पेन की कॉलोनी है, फ्लोरिडा के नाम से स्पेन की कॉलोनी है, ठीक है। अच्छा, जॉर्जिया की लैंड जो थी वो बिल्कुल फ्लोरिडा के साथ थी, ठीक है, मिली मिली थी जॉर्जिया और फ्लोरिडा। अगर तुम लोग मैप मेरे सामने खुला हुआ है, अगर तुम लोग भी मैप खोल लेते हो तो तुम लोग को समझ लग जाएगी कि क्या सिचुएशन थी उस टाइम, ठीक है। जॉर्जिया और फ्लोरिडा जो थी वो साथ साथ थी। जॉर्जिया की कॉलोनी इंग्लैंड ने इस्टेब्लिश की। द रीज़न बिहाइंड वॉज कि एक डिफेंस पर्पज़ के लिए कि हम लोग स्पेन से खुद को डिफेंड कर सकें। क्लियर? अगर जॉर्जिया क्लियर है तो मुझे जल्द से बता दो। 3-4 बातें याद रखने वाली जॉर्जिया में वो यही हैं कि इस्टेब्लिश कब हुई, 1732 में, ठीक है। किसने इस्टेब्लिश की? सोशल वर्कर था, पार्लियामेंटेरियन था और फॉर्मर आर्मी ऑफिसर भी रह चुका था, जेम्स ऑगलीथॉर्प ने, ठीक है, जेम्स ऑगलीथॉर्प ने, ठीक है। क्यों इस्टेब्लिश की? डिफेंस पर्पज़ के लिए, ठीक है। क्यों डिफेंस पर्पज़ की हम लोग को ज़रूरत पड़ी? बिकॉज इंग्लैंड और स्पेन के उस टाइम पीरियड पे क्लैशेस चल रहे थे। स्पेन की कॉलोनी थी फ्लोरिडा के नाम से, इन द नेबरहुड ऑफ जॉर्जिया, ठीक है। तो स्पेन को इंग्लैंड को लगा कि भाई फ्लोरिडा हमारे लिए एक ख़तरा है, ठीक है, हमारी दूसरी कॉलोनीज़ को जो है कोई नुकसान पहुंचा सकता है फ्लोरिडा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि फ्लोरिडा के बिल्कुल नेबरहुड में जॉर्जिया के नाम से अपनी कॉलोनी बना ली, जस्ट टू कीप एन आई ऑन द एनिमी, कि हमें पता चले कि हमारा एनिमी कर क्या रहा है, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर। एक दफ़ा दोबारा से देख लो, फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को आज स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक हो गया, क्लियर। दोबारा से कवर व्यू दे रही हूँ साउदर्न कॉलोनीज़ का, देख लो एक दफ़ा, फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी हम आज स्टार्ट ले लेते हैं। साउदर्न कॉलोनीज़ में 5 कॉलोनीज़ मैंने तुम लोग को बताई हैं, वर्जीनिया, मैरीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, तो याद होगी। वर्जीनिया कब बने? 1607 में, मैरीलैंड 1632 में, नॉर्थ कैरोलिना 1663, साउथ अगेन 1663 और जॉर्जिया 1732। वर्जीनिया 1607 में बनी, पहली कॉलोनी थी इंग्लैंड की, ठीक है, जिसको आप गोल्ड हंगरी कॉलोनी भी कहते हो। किसने बनाई? लंदन वर्जीनियन कंपनी ने। क्यों बनाई? उन्हें पता चला भाई गोल्ड मिल रहा है वर्जीनिया में, ठीक है, अमेरिका में, ठीक है, गोल्ड मिल रहा है, तो वो वर्जीनिया आ गए, उन्होंने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की और उन्होंने गोल्ड तलाश करना स्टार्ट कर दिया। गोल्ड तो उन्हें मिला नहीं, ठीक है, बट दे थॉट कि लैंड इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन, तो हम यहाँ पर टोबैको प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए मैन पावर वो अफ्रीका से लेके आए। अच्छा, वर्जीनिया में था क्या कि बेसिकली ये एक पॉलिटिकली अनस्टेबल कॉलोनी थी, ठीक है, इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने सेल्फ गवर्नमेंट की परमिशन दी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो सकी, दैट्स वाई 1624 में इसको एक रॉयल कॉलोनी बना दिया गया। मैरीलैंड किसने बनाई? कैथोलिक्स ऑफ इंग्लैंड ने, ठीक है। क्यों बनाई? जो यहाँ पे कोई पूछ रहा था उसकी रीज़न तो बेसिकली यही थी कि उन्हें लगा कि भाई पूरा इंग्लैंड जा रहा है अमेरिका की तरफ, तो हमें भी जाके वहाँ पर मतलब अपनी कॉलोनी बनानी चाहिए, कैथोलिक्स का भी नाम होना चाहिए अमेरिका में, ठीक है। तो उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई मैरीलैंड के नाम से, मैरीलैंड का नाम रखा गया क्वीन मैरी के नाम पे, ठीक है। पूरे इंग्लैंड से कैथोलिक से मूव करना स्टार्ट कर दिया मैरीलैंड की तरफ। कुछ प्रोटेस्टेंट भी आए। विद द पेस्ट ऑफ टाइम क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट का नंबर इंक्रीज़ कर गया। अगेन कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट कन्फ्लिक्ट्स, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं उस पर, ठीक है। और उन कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए आपने एक पैक्ट साइन किया, ठीक है। पैक्ट साइन करने के बाद क्या हुआ कि रिलीजियस हार्मनी मेंटेन हुई और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट को आपने अवॉइड किया, ठीक है। नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना नोबल्स ने बनाई, जिसको आप लॉर्ड ऑफ प्रोपेटर्स भी कहते हो नोबल्स को, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या था कि जो नॉर्थ कैरोलिना साउथ कैरोलिना बनाएगी तो वो जो लैंड थी दैट वाज गुड फॉर एग्रीकल्चर, तो वहाँ पर आपने एग्रीकल्चर किया, ठीक है। याद रखना कि जितनी भी साउथर्न कॉलोनीज यहाँ पर जो थी स्लेवरी लीगली अलाउड थी, एक्सेप्ट जॉर्जिया। हाँ, ये पॉइंट याद रखना कि जॉर्जिया के अलावा जितनी भी साउथर्न कॉलोनीज थी वहाँ पर स्लेवरी लीगली अलाउड थी, ठीक है। जॉर्जिया किससे बनाई? एक सोशल वर्कर था, पार्लियामेंटेरियन, फॉर्मर और आर्मी ऑफिसर था, जेम्स ऑगलीथॉर्प, ठीक है। उसने जॉर्जिया बनाई। क्यों बनाई? डिफेंस पर्पसेस के लिए। इंग्लैंड और स्पेन के क्लैशेस चल रहे थे। स्पेन की कॉलोनी फ्लोरिडा
जो नेबरहुड ऑफ जॉर्जिया में थी, ठीक है, उससे डिफेंस पर्पसेस के लिए, ठीक है। अच्छा, तो 3 बातें और जॉर्जिया की नोट कर लो कि जॉर्जिया में बेसिकली क्या था कि सिर्फ जॉर्जिया डिफेंस पर्पसेस के लिए बनाई गई थी, तो थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। जॉर्जिया में सिर्फ फैमिलीज रह सकती थी, जॉर्जिया में सिर्फ फैमिलीज रह सकती थी, जॉर्जिया में अल्कोहल जो थी वो बैन थी, ठीक है। मोरल सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया था जॉर्जिया में, लेकिन जॉर्जिया अच्छा, फाइजर ये जो 2005 मिडल 4 सेंट की हैं, ये बन गई हैं टोटल 14 कॉलोनीज, ठीक है। मैंने तुम लोग को बताया कॉलोनीज कितनी थी, हमारी 13 थी। 2 कॉलोनीज प्लेमाउथ और मैस्टेट्स को हम लोगों ने क्या कर दिया था, बाद में मर्ज कर दिया था, अगर तुम लोग को याद हो तो। अगर तुम लोग को याद हो तो प्लेमाउथ और मैस्टेट्स मेरे ख्याल में मैंने मर्ज किया था, तुम लोग को बता दिया था कि एट द एंड ये एक कॉलोनी बन गई, ठीक है। द लैंड ऑफ मैस्टेट्स के नाम से थी शायद, ठीक है। इसको चेक कर लो, मैंने तुम लोग को बताया था, इसको चेक कर लो इस चीज़ को, ठीक है। टोटल 13 कॉलोनीज से फाइज इस चीज़ को दोबारा चेक करो कि मैंने तुम लोग को बताया था कि प्लेमाउथ और मैस्टेट्स को हम लोगों ने मर्ज कर दिया था, और मेरे ख्याल में द लैंड ऑफ मैस्टेट्स के नाम से हमने कॉलोनी बनाई थी। अभी मेरे पास वो सामने नहीं खुला हुआ, तो तुम लोग देख लो, ठीक है। अगर लिखा हुआ है सामने तो देख लो, नहीं तो क्लास के एंड पे क्लियर कर देती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम सर। ठीक हो गया, चलो सही हो गया, मैंने तुम लोग को बताया था। चलो आ जाओ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये मेरे ख्याल में टेक्निकली हम लोगों का 3rd टॉपिक बन रहा है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जल्दी से आ जाओ इस पे। अच्छा अच्छा, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से जो आपसे एग्जामिनर सवाल पूछता है वो बेसिकली यही होता है कि वो इसके कॉजेज़ पूछता है आपसे कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेज़ क्या थे, ठीक है। जो उसका सवाल होता है वो जो हमेशा इसी तरह से वो सवाल करता है। 1 मिनट रुको, मुझे देखने दो, चेक करने दो। 5 पेपर्स में से मैं तुम लोग को 1-2 क्वेश्चन निकाल के इसमें से बता देती हूँ। अच्छा अच्छा, जो ज़्यादातर उससे सवाल किए हुए हैं वो यही हैं कि भाई जो रीजंस क्या थी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, ठीक है। कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, ठीक है। अच्छा, जो हाँ, और एक और चीज़ वो पूछते हैं आपसे कि किसी एक कॉज को वो उठा लेगा, ठीक है। जैसे ज़्यादातर वो मर्केंटाइलिज्म को उठाता है, ठीक है। मर्केंटाइलिज्म को उठाएगा और पूछ लेगा कि भाई मर्केंटाइलिज्म कैसे कॉज बनी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, ठीक है। कि वो पूछ सकता है कि भाई मर्केंटाइलिज्म कैसे कॉज बनी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, ठीक है। इसी तरह के वो 3-4 सवाल तुम लोग से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली जो सारे मेरे पास 1992 ऑनवर्ड क्वेश्चन सारे पड़े हुए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के सामने, वहाँ से देख के तुम लोगों को मैंने बता दिया है कि बेसिकली सवाल वो किस चीज़ से करता है कि वो आपसे कॉजेज़ पूछता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, या फिर कोई एक कॉज उठा लेगा और उसके ऊपर सवाल पूछ लेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्केंटाइलिज्म थोड़ी सी उसके अंदर एक्ट्स वगैरह आ रहे हैं तो थोड़ी सी लेंथी है, तो उस पर सवाल कर सकता है। स्टेपल एक्ट पे कर सकता है, किसी एक एक्ट पे भी वो सवाल कर सकता है तुम लोगों से, ठीक है। तो ये बात माइंड में रखना। अच्छा, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग वॉर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉर बेसिकली वॉर में आप लोगों ने किन किन चीज़ों को देखना है, ठीक है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करोगे, वॉर ऑफ 1812 की बात करोगे, वर्ल्ड वॉर 1 की बात करोगे, वर्ल्ड वॉर 2 की बात करोगे, ठीक है। जब भी वॉर का लफ्ज़ तुम लोगों के सामने आए तुम लोगों ने 3 चीज़ों को नोट करना है, ठीक है। ओवरऑल बता रही हूँ, अभी सिर्फ हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ वॉर को देख रहे हैं कि जब भी तुम लोगों के सामने वॉर का लफ्ज़ आएगा तो तुम लोग 3 चीज़ों को देखोगे। पहली चीज़ कि वॉर में पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। कितनी पार्टीज़ हैं और कौन कौन सी हैं, ठीक है।
वॉर में पार्टीज़ कितनी है और कौन कौन सी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो जब भी कोई वॉर लड़ी जाती है तो एटलीस्ट 2 पार्टीज़ तो होती हैं ना। जैसे इंडिया पाकिस्तान की हो गई, इंडिया चाइना की होगी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो तुम लोगों ने सबसे पहले याद रखना है कि भाई इस वॉर की पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। अच्छा, अगर तो 2 पार्टीज़ हैं तो आराम से याद हो जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा पार्टीज़ हैं तो फिर तुम लोग क्या करोगे कि जो लीडिंग पार्टीज़ हैं उनके बस नाम याद कर लोगे। जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो तुम लोग देखोगे कि भाई लीडिंग पार्टीज़ कौन सी थी, बस उनके 3-4 के नाम याद कर लिए, काफ़ी हैं, ठीक है। तो जब हम वॉर पहली चीज़ पार्टीज़ देख रहे हैं तो जो ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी ये बेसिकली किन के दरमियान थी। ये 13 फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। 13 फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन। जो ब्रिटिश की 13 कॉलोनीज थी और ग्रेट ब्रिटेन, इनके बिटवीन थी ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जब भी आप वॉर की बात करते हो तो आप 3 चीज़ों को देखते हो। पहली चीज़ हमने बात कर ली पार्टीज़ की। दूसरी चीज़ आप क्या देखते हो, थिएटर ऑफ वॉर, कि वॉर का थिएटर क्या है, ठीक है। थिएटर ऑफ वॉर, वॉर का थिएटर क्या है, मतलब वो वॉर कहाँ लड़ी जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या देखते हो, थिएटर ऑफ वॉर, कि वो वॉर कहाँ लड़ी जा रही है। पानी देके जाना माओ मुझे, ठीक है। अच्छा अच्छा, इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का थिएटर बेसिकली क्या था, अमेरिका ही था, ठीक है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का थिएटर क्या था, अमेरिका। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या देखते हो आप, टाइम फ्रेम देखते हो कि ये वॉर कब से कब तक लड़ी गई, ठीक है। टाइम फ्रेम देखते हो कि कितने कितने टाइम तक ये वॉर चलती रही, कब से कब तक लड़ी गई, ठीक है। टाइम फ्रेम में आप जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसको आप 2 फेजेस में डिवाइड करते हो, ठीक है। टाइम फ्रेम के लिहाज से जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसको आप 2 फेजेस में डिवाइड करते हो, प्री मेच्योर और मेच्योर, सही है। प्री मेच्योर में करते हो और मेच्योर में करते हो। प्री मेच्योर का टाइम लिख लो 1600 से 1775। प्री मेच्योर का टाइम पीरियड है 1600 से 1775 और मेच्योर का है 1776 से 1783, ठीक है। 2 फेजेस में हमने डिवाइड किया टाइम पीरियड को, अपने टाइम फ्रेम को, प्री मेच्योर एंड मेच्योर। प्री मेच्योर का जो मैंने तुम लोग को बताया टाइम पीरियड वो है 1600 से 1775। मेच्योर का है 1776 से 1783। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई बात ना समझ आई हो। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 पे देख रही हो, वर्ल्ड वॉर 2 पे देख रही हो, किसी भी वॉर पे देख रही हो, इन 3 चीज़ों को हमेशा माइंड में रखना कि वॉर की पार्टीज़ कौन सी हैं, वॉर का थिएटर कौन सा है, वॉर का टाइम फ्रेम कौन सा है, ठीक है। अच्छा, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से हमने बात की तो हमने कहा कि भाई इस वॉर में जो पार्टीज़ थी वो 13 फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज थी वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। 13 फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। थिएटर की बात की तो इस वॉर का थिएटर क्या था, अमेरिका था, ठीक है। टाइम फ्रेम की बात की तो हमने टाइम को 2 फेजेस में डिवाइड किया, प्री मेच्योर और मेच्योर। प्री मेच्योर जो था वो 1600 से 1775, मेच्योर 1776 से 1783, ठीक है। अच्छा, इस टाइम पीरियड को 2 फेजेस में डिवाइड करने का हमारा मकसद क्या था, हमने प्री मेच्योर क्यों बोला और मेच्योर क्यों बोला, ठीक है। इट वॉज टोटली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द वॉर, ठीक है। प्री मेच्योर और मेच्योर कहने का मतलब क्या है कि आप नेचर ऑफ द वॉर को डिस्क्राइब कर रहे हो यहाँ पर। हाँ, प्री मेच्योर और मेच्योर में आप क्या बेसिकली बात कर रहे हो कि आप नेचर ऑफ द वॉर को बता रहे हो, ठीक है। प्री मेच्योर जो आपका टाइम पीरियड है 1600 से 1775, इसमें आप सिंपली क्या कर रहे होगे, आप सिंपली ब्रिटिश गवर्नमेंट को नो बोल रहे हो, ठीक है। आप सिंपली क्या कह रहे हो कि वी विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, एंड वी विल नॉट ओबे योर लॉज, ठीक है। आप सिंपली क्या कह रहे हो कि भाई आज के बाद हम तुम्हारा बनाया हुआ कोई भी माल नहीं खरीदेंगे और हम तुम्हारे बनाए हुए किसी भी उसूल को नहीं मानते, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, सिंपली क्या कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, सही है। जो 13 कॉलोनीज़ के लोग हैं वो सिंपली क्या कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं प्री मेच्योर टाइम पीरियड में। ये बात समझ आती है जो मैंने तुम लोगों को बताया, प्री मेच्योर और मेच्योर। प्री मेच्योर में आप सिंपली क्या कर रहे हो कि आप बाइकआउट कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, आप उन्हें कह रहे हो कि भाई तुम लोगों के बनाई हुई कोई भी चीज़ हम नहीं खरीदेंगे और तुम लोगों के बनाए हुए किसी भी असूल को हम नहीं मानेंगे,
दो बातें की उन लोगों ने, ठीक है। कहा कि तुम लोग के बनाई हुई कोई भी चीज़ हम नहीं खरीदेंगे, कोई प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे आज के बाद, ठीक है, और तुम लोग के बनाए हुए किसी असूल को हम नहीं मानते। सही है, दो बातें की उन लोगों ने। अच्छा, मेच्योर फेज़ में क्या हुआ कि मेच्योर फेज़ जब आपने बोला तो आप मेच्योर हो गए ज़रा से, आप प्रॉपर बैटल फील्ड्स में उतर गए, ठीक है। 1776 ऑनवर्ड मैंने बोला कि भाई मेच्योर फेज़ है, तो मेच्योर फेज़ में आप क्या हुए कि आप खुद भी थोड़े से मेच्योर हो गए। आपने कहा कि भाई खाली खुली बातों से कोई काम नहीं होगा, हमें अगर आज़ादी चाहिए तो हमें प्रॉपर बैटल फील्ड्स में उतरना पड़ेगा। क्लियर? इसीलिए आप 1776 से 1783 के टाइम पीरियड को रेवोल्यूशनरी ईयर्स भी कहते हो अमेरिकन टर्म्स में, ठीक है। 1776 से 1783 को आप रेवोल्यूशनरी ईयर्स भी कहते हो, ठीक है। अच्छा, 1776 से 1783 में हो क्या रहा था कि 13 कॉलोनीज और ग्रेट ब्रिटेन जो थे वो प्रैक्टिकली अगेंस्ट ईच अदर आ गए, ठीक है, फेस टू फेस आ गए, ठीक है। प्रॉपर आप क्या कर रहे थे कि प्रॉपर फाइटिंग ऑफ वॉर्स वॉज देयर, ठीक है। आपने एक दूसरे के अगेंस्ट वेपनरी यूज़ की, ठीक है। अच्छा, जो 1776 से 1783 मैंने जो दो फेजेस में डिवाइड किया, यहाँ से आपको खुद ब खुद डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की वर्थ का भी पता चल जाता है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस मैंने बताया था तुम लोगों को 1776 में दिया गया था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या कहा गया था कि भाई हम जो है आज़ादी चाहते हैं ब्रिटिश से, ठीक है। हम और ज़्यादा ब्रिटिश जो उसका हुकूमत है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे ये बातें की गई थी जो थॉमस जेफरसन ने दिया था। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सिर्फ मैंने 3-4 बातें की हैं, वही पार्टीज़ की, थिएटर की बात की है, टाइम फ्रेम की बात की है। टाइम फ्रेम को मैंने डिस्क्राइब किया है दो फेजेस में, प्री मेच्योर, मेच्योर। प्री मेच्योर 1600 से 1775, मेच्योर 1776 से 1783 तक। क्लियर? प्री मेच्योर में हमने कहा कि हम सिर्फ बातों से गुजारा कर रहे थे, ठीक है। हम सिर्फ कह रहे थे कि भाई हम आपके लॉज को नहीं मानते, हम आपकी प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। आपने सिंपली क्या किया, बायकॉट किया, रेजिस्ट किया। 1776 में जाके आपने रियलाइज़ किया कि भाई खाली बातों से कुछ नहीं होने वाला, अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो हमें प्रॉपर बैटल फील्ड्स में उतरना पड़ेगा, ठीक है। क्या हुआ कि 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आया। उसके बाद क्या हुआ कि 13 कॉलोनीज और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो प्रॉपर वेपनरी यूज़ की एक दूसरे के अगेंस्ट और प्रॉपर बैटल्स फील्ड में उतर आए, ठीक है। अच्छा, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की आप बात कर रहे हो तो दो लोगों के रोल्स को आप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। लोगों के रोल्स की भी बात कर रही हूँ कि दो लोगों के रोल्स को आप कभी नहीं भूल सकते। एक जॉर्ज वॉशिंगटन साहब और दूसरे थॉमस जेफरसन, ठीक है। जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, ठीक है। दोनों की अब तक अच्छी खासी स्टोरी तुम लोगों को बता चुकी हूँ बातों बातों में। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी बात की है जॉर्ज वॉशिंगटन पे भी, थॉमस जेफरसन पे भी, ठीक है। अच्छा, तो तुम लोग क्लास में हो मेरे साथ? मुझे कोई कमेंट नहीं मिल रहा, जल्दी से मुझे बता दो कि तुम लोग क्लास में हो मेरे साथ। आई एम नॉट रिसीविंग एनी कमेंट। अच्छा, बात करी थी जॉर्ज वाशिंगटन की और थॉमस जेफरसन की। अच्छा, जॉर्ज वाशिंगटन बेसिकली क्या कर रहे थे कि वो ठीक हो गया जीनिया, जज़ाकल्लाह, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, जॉर्ज वाशिंगटन और थॉमस जेफरसन की बात कर रहे थे हम। जॉर्ज वाशिंगटन बेसिकली क्या कर रहा था कि इन 13 कॉलोनीज़ को लीड कर रहा था विद रेफरेंस टू वॉर, ठीक है। विद रेफरेंस टू फाइट आप कह दो, विद रेफरेंस टू वॉर कह दो, कि वो बेसिकली जॉर्ज वाशिंगटन क्या कर रहा था कि इन 13 कॉलोनीज़ को लीड कर रहा था, ठीक है। जॉर्ज वॉशिंगटन बेसिकली क्या था कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का वॉर हीरो था, ठीक है। वो मिलिटैरली लीड कर रहा था इन कॉलोनीज़ को, ठीक है। अगर एमसीक्यूज आ जाता है कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मिलिटैरली कौन लीड कर रहा था 13 कॉलोनीज़ को, तो फ़ौरन से तुम लोग के माइंड में आना चाहिए कि जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है। अच्छा, इन 13 कॉलोनीज़ ने मिल के कलेक्टिवली एक अपनी आर्मी बनाई थी जिसे कॉन्टिनेंटल आर्मी कहा जाता है, ठीक है। इन 13 कॉलोनीज़ ने कलेक्टिवली अपनी कॉलोनी बनाई थी जिसे आप कॉन्टिनेंटल आर्मी कहते हो, सॉरी आर्मी बनाई थी अपनी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल आर्मी जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो था वो बेसिकली उस कॉन्टिनेंटल आर्मी का हेड था। क्लियर?
डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रही हूँ तुम लोगों को, ताकि आगे तुम लोगों को चीज़ें आसान लगें कि जॉर्ज वॉशिंगटन बेसिकली क्या कर रहा था कि विद रेफरेंस टू वॉर आप बात करो तो इन 13 कॉलोनीज को लीड कर रहा था। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का वॉर हीरो था, ठीक है। मिलिटरली क्या कर रहा था कि लीड कर रहा था इन 13 कॉलोनीज को, और जो कॉन्टिनेंटल आर्मी थी जो 13 कॉलोनीज ने कलेक्टिवली मिलकर बनाई थी, उस कॉन्टिनेंटल आर्मी का हेड था। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह, मुझे पता चल गया तुम लोग क्लास में, ठीक है। अच्छा, थॉमस जैफरसन पे आ जाओ। थॉमस जैफरसन का तुम लोग को पहले ही पता है कि थॉमस जैफरसन ने क्या किया था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था, ठीक है। तो जब तुम लोग बात करते हो कि थॉमस जैफरसन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था, तो तुम लोग को खुद ही पता जाना चाहिए कि थॉमस जैफरसन बेसिकली डायलॉग की बात कर रहा था, पीस की बात कर रहा था, नेगोशिएशंस की बात कर रहा था, ठीक है। थॉमस जैफरसन बात कर रहा था डायलॉग की, पीस की, नेगोशिएशंस की। और जो फॉरेन ऑफिस है उसे कौन कंट्रोल कर रहा था, थॉमस जैफरसन, ठीक है। जो फॉरेन ऑफिस है इन 13 कॉलोनीज़ का, उसे कौन कंट्रोल कर रहा था, थॉमस जैफरसन, ठीक है। जो इन 13 कॉलोनीज़ के डिप्लोमेटिक कॉज को बेसिकली वो लीड कर रहा था, ठीक है। यू कैन से कि जो थॉमस जैफरसन था वो बेसिकली क्या कर रहा था कि इन 13 कॉलोनीज़ की डिप्लोमेटिक कॉज को लीड कर रहा था विद रेफरेंस टू ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। दो बंदों का अभी तक तुम लोग को मैंने बताया विद रेफरेंस टू अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कि जॉर्ज वॉशिंगटन क्या कर रहा था, मिलिटरली सपोर्ट कर रहा था इन 13 कॉलोनीज को, और जो थॉमस जैफरसन है वो बेसिकली क्या था कि इनकी डिप्लोमेटिक कॉज को लीड कर रहा था, ठीक है। और थॉमस जैफरसन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी दिया था, ये तो तुम लोग को याद है, ठीक है। अच्छा, दो तीन टर्म्स जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी तुम लोग को पता होना चाहिए इनके बारे में कि जब इन 13 कॉलोनीज ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दिया 1776 ऑनवर्ड्स, जितना भी टाइम पीरियड है, उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश ने इन 13 कॉलोनीज के लोगों को रेबल्स बोलना शुरू कर दिया, बागी, जिसे आप बागी कहते हो, ठीक है। रेबल्स, REBLS, रेबल्स, ठीक है। अच्छा, क्या बता रही थी तुम लोग को कि 1776 ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि ब्रिटिश ने इन 13 कॉलोनीज के लोगों को रेबल्स बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या था कि ये 13 कॉलोनीज के लोग खुद को क्या कहते थे कि भाई हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ये 13 कॉलोनीज के लोग खुद को क्या कहते थे कि हम फ्रीडम फाइटर्स हैं। जैसे सिंपली आप कहते हो कि द टेररिस्ट ऑफ वन कंट्री इज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ द अदर कंट्री। सुना हुआ है सबने कि द टेररिस्ट ऑफ वन कंट्री इज़ अ फ्रीडम फाइटर ऑफ द अदर कंट्री, कि भाई एक कंट्री का जो टेररिस्ट है वो दूसरी कंट्री का फ्रीडम फाइटर होता है, ठीक है। तो इन 13 कॉलोनीज में और ग्रेट ब्रिटेन में यही चल रहा था कि भाई ग्रेट ब्रिटेन कह रहा था कि इन 13 कॉलोनीज ने हमारे साथ बगावत की है, ठीक है, ये बागी हैं, ठीक है। 13 कॉलोनीज के लोग कह रहे थे कि भाई हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। क्लियर, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, ये 13 कॉलोनीज के लोग खुद को फ्रीडम फाइटर्स भी कहते थे, और एक और टर्म इन लोगों ने अपने लिए यूज़ की है जो शायद तुम लोग को मिल जाए यहाँ की नोट्स में, पेट्रियाट्स की, ठीक है। पेट्रियाट्स, जिसे आप मुहब्ब वतन लोग कहते हो, ठीक है। PATRIOTS, पेट्रियाट्स, ठीक है, स्पेल देख लेना। ये 13 कॉलोनीज के लोग खुद को फ्रीडम फाइटर्स भी कहते थे और पेट्रियाट्स भी कहते थे। अच्छा, एक और टर्म यूज़ होती है यहाँ पर लॉयल्स की। लॉयल्स बेसिकली कौन थे, वो बंदे जो इन 13 कॉलोनीज के अंदर रह रहे थे, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे थे कि वो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। वो बंदे जो 13 कॉलोनीज के अंदर तो रह रहे थे लेकिन सपोर्ट कर रहे थे इंग्लैंड को, उन्हें आप लॉयल्स कहते हो इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंग्लैंड कहता है कि भाई ये लोग मेरे लॉयल्स हैं। क्लियर, तीन चार टर्म्स बताएंगे कि ब्रिटिश इन 13 कॉलोनीज के लोगों को क्या कहते थे, रेबल्स कहते थे, ठीक है। इन्हीं 13 कॉलोनीज में जो लोग ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे उन्हें ब्रिटिश लॉयल्स कहते थे, और ये 13 कॉलोनीज के लोग खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते थे या पेट्रियाट्स कहते थे। क्लियर, कि अगर सवाल में कुछ इस तरह के टर्म्स आ जाए तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि पेट्रियाट्स कौन थे, लॉयल्स कौन थे, एंड फ्रीडम फाइटर्स कौन थे, और रेबल्स कौन थे। क्लियर। अच्छा, जब आप अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हो तो जो पीछे मैंने जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन की बात की, ये तो बंदों के रोल्स थे, ठीक है। दो और लोगों के रोल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हो तो दो फैक्टर्स को आप कह लो या दो और रोल्स हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो बेसिकली क्या है कि रोल ऑफ फ्रांस और रोल ऑफ ब्लैक्स, ठीक है। जो दो और लोगों के रोल्स हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो बेसिकली यहाँ पे क्या आते हैं, रोल ऑफ फ्रांस और रोल ऑफ ब्लैक्स। अच्छा, हो क्या रहा था
फ्रांस का क्या रोल था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, ठीक है। अच्छा, फ्रांस जो बेसिकली क्या था कि वो जो फ्रांस का रोल पहले बात करते हैं, फिर हम देखते हैं कि फ्रांस वो अपना रोल क्यों परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। सबसे पहले देखो कि फ्रांस बेसिकली क्या कर रहा था कि फ्रांस जो है वो इन 13 कॉलोनीज़ के लोगों को वेपनरी प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दे रहा था, मॉरल सपोर्ट दे रहा था, और जो उनकी मॉरल कॉज है उसको डिफेंड कर रहा था, ठीक है। क्या बात की मैंने कि फ्रांस जो है वो आप रेबल्स कह लो या पेट्रियट्स कह लो, अगर रेबल्स कहोगे तो ब्रिटिश के टर्म में कहोगे, पेट्रियट्स कहोगे तो इन 13 कॉलोनीज के टर्म में कहोगे, ठीक है। फ्रांस जो है वो इन रेबल्स या पेट्रियट्स को क्या कर रहा था, डिफेंड कर रहा था, ठीक है, इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। किस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, वेपनरी प्रोवाइड कर रहा था, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था, मॉरल सपोर्ट दे रहा था, और जो इनकी मॉरल कॉज है, ठीक है, उसको डिफेंड कर रहा था। कह रहा था कि भाई ये 13 कॉलोनीज के लोग बिल्कुल ठीक है, इन्हें आज़ादी चाहिए और इन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। क्लियर। अच्छा, यहाँ से जब आप फ्रांस का रोल देख रही हो तो आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है, थोड़ी बहुत नो हाउ आ रही है, आईआर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तुम लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि फ्रांस जो है वो क्या कर रहा था, एक किस्म का आप कहते हो प्रॉक्सी वॉर जो है वो लड़ रहा था अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। खुद वो प्रॉपर फील्ड में नहीं उतरा, लेकिन वो इन 13 कॉलोनीज को यूज़ करके तो ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था। समझ आ रही है। दो लोगों के रोल्स की बात की, रोल ऑफ फ्रांस और रोल ऑफ ब्लैक। फ्रांस का क्या किरदार था इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे, वो बेसिकली क्या कर रहा था कि अगर आप ब्रिटिश टर्म में कहोगे तो रेबल्स, अगर आप 13 कॉलोनीज के टर्म में कहोगे तो पेट्रियट्स। फ्रांस जो है वो इन रेबल्स और या फिर पेट्रियट्स जो भी आप कह लो, इनको सपोर्ट कर रहा था। कैसे सपोर्ट कर रहा था, वेपनरी प्रोवाइड कर रहा था, मॉरल सपोर्ट दे रहा था, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था, और इनकी मॉरल कॉज को डिफेंड कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब ये सब बातें जब आप करते हो तो आपको थोड़ी बहुत समझ आती है कि फ्रांस जो है वो एक किस्म की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, जब आप ये देखते हो तो आप कहते हो कि भाई वाई फ्रांस वॉज सपोर्टिंग दीज 13 कॉलोनीज, ठीक है। फ्रांस जो है इन 13 कॉलोनीज को सपोर्ट क्यों कर रहा था, उसका अपना क्या बेनिफिट था बिहाइंड, ठीक है। ऑब्वियसली आप दो बंदों के झगड़े में कभी भी नहीं पड़ोगे जब तक आपका अपना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन का और 13 कॉलोनीज का आपस का मामला था, फ्रांस क्यों बीच में आया कि उस टाइम पीरियड पे क्या था कि फ्रांस भी एक पार्ट थी, ग्रेट ब्रिटेन भी एक पार्ट थी। कॉज बता रही हूँ कि वाई फ्रांस वॉज सपोर्टिंग दीज 13 कॉलोनीज, ठीक है। उस टाइम पीरियड पे हो क्या रहा था कि फ्रांस भी एक पार्ट थी, ग्रेट ब्रिटेन भी एक पार्ट थी, बट ग्रेट ब्रिटेन एक स्ट्रॉन्ग पार्ट थी एज कम्पेयर टू फ्रांस, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन एक स्ट्रॉन्ग पार्ट थी एज कम्पेयर टू फ्रांस। चीज़ों को लिंक करो कि ग्रेट ब्रिटेन क्यों स्ट्रॉन्ग पार्ट थी, बिकॉज ग्रेट ब्रिटेन की नेवी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन की नेवी क्यों स्ट्रॉन्ग थी, बिकॉज उसके पास अच्छा रेवेन्यू था। अच्छा रेवेन्यू ग्रेट ब्रिटेन के पास कहाँ से आ रहा था, इन 13 कॉलोनीज से आ रहा था, ठीक है। वो आप आगे जब मर्केंटाइलिज्म पढ़ोगे तो तुम लोग को समझ आ जाएगी कि ग्रेट ब्रिटेन कैसे कैसे रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा था इन 13 कॉलोनीज से, ठीक है। कैसे वो मतलब बस कह रहा था कि बस पैसा 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 एंड ऑल दैट, ठीक है। वो आप आगे पढ़ोगे। दोबारा देखो, चीज़ों को लिंक करो कि मैंने तुम लोग को क्या बताया अभी कि फ्रांस जो है वो 13 कॉलोनीज को क्यों सपोर्ट कर रहा था, बिकॉज फ्रांस जो है वो ग्रेट ब्रिटेन को मतलब ग्रेट ब्रिटेन को वीक करना चाह रहा था, ठीक है। फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन को क्यों वीक करना चाह रहा था, उस टाइम पीरियड पे फ्रांस भी एक पार्ट थी, ग्रेट ब्रिटेन भी एक पार्ट थी, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन एक स्ट्रॉन्ग पार्ट थी एज कम्पेयर टू फ्रांस, ठीक है। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन क्यों स्ट्रॉन्ग पार्ट थी, बिकॉज ग्रेट ब्रिटेन की नेवी स्ट्रॉन्ग थी। नेवी क्यों स्ट्रॉन्ग थी, उसके पास अच्छा रेवेन्यू था। अच्छा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा था, इन 13 कॉलोनीज में से आ रहा था, सही। अच्छा, फ्रांस ने क्या सोचा कि भाई मैं इसको वीक करूँगा ग्रेट ब्रिटेन को, ठीक है। कैसे वीक करूँगा कि भाई मैं इसको फाइनेंशियली वीक करूँगा पहले, ठीक है। फाइनेंशियली वीक होगा तो ग्रेट ब्रिटेन ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा। फाइनेंशियली वीक होगा तो इसकी नेवी वीक होगी, नेवी वीक होगी तो ग्रेट ब्रिटेन वीक होगा। और फाइनेंशियली वीक वो कैसे कर सकता था, उसके रेवेन्यू को कट ऑफ करके। समझ आ रही है। उसने कहा कि भाई मुझे फ्रांस ने कहा कि भाई मुझे ग्रेट ब्रिटेन वीक करना है, ठीक है। अच्छा, वो कैसे वीक करना है कि भाई मैं इसका रेवेन्यू ही कट ऑफ कर दूंगा तो ग्रेट ब्रिटेन ऑटोमेटिक खुद ब खुद वीक हो जाएगी।
यहाँ तक क्लियर है? समझ आई कि भाई फ्रांस क्यों करा था। मैंने पहले ही तुम लोग को बता दिया कि भाई फ्रांस का अपना बेनिफिट था। जैसे आप अगर आईआर के टर्म्स में बात करते हो तो आप कहते हो कि भाई देर इज़ नो फ्री लंच इन आईआर, ठीक है। आप कहते हो कि भाई देर इज़ नो फ्री लंच इन आईआर, देर इज़ ऑलवेज इंटरेस्ट बिहाइंड, ठीक है। तो फ्रांस का भी अपना इंटरेस्ट था, वो मतलब उसको फ्री लंच वगैरह नहीं मिल रहा था, उसका अपना इंटरेस्ट था, और उस अपने इंटरेस्ट की वजह से उसने 13 कॉलोनीज को सपोर्ट किया। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लो। रोल ऑफ फ्रांस की भी तक बात की कि फ्रांस का रोल क्या था और फ्रांस वो अपना रोल क्यों परफॉर्म कर रहा था और फ्रांस के अपने बेनिफिट्स क्या थे। फ्रांस का क्लियर हो गया। ब्लैक्स पे आ जाओ। अच्छा, तुम लोग साथ साथ मुझे कोई ये कमेंट सेंड करके बता दिया करोगे कि तुम लोग को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, ताकि हमारा लेक्चर फ्लो में जाए। अच्छा, रोल ऑफ ब्लैक्स की बात कर रहे हो आप। रोल ऑफ ब्लैक्स में आप देखते हो कि ब्लैक्स जो थे वो मोस्टली स्लेव्स थे, लेकिन सब ब्लैक स्लेव्स नहीं थे। देखिए, इस बात को याद रखना कि ब्लैक्स जो थे वो मोस्टली स्लेव्स थे, लेकिन सब ब्लैक स्लेव्स नहीं थे। एक मिनट। अच्छा फैज़ा, मैंने कोई मतलब इस तरह के कोई टेक्निकल टर्म्स आईआर की यूज़ नहीं किए मैंने इसमें। बस तुम लोग को मैंने यही बताया कि भाई आईआर में आप बोलते हो कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन आईआर, ठीक है। कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कोई भी आपको मुफ्त का खाना नहीं खिलाता, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी आपको मुफ्त का खाना नहीं खिलाता। मैंने यही बात की है कि अगर किसी फॉरम पे इंडिया आपको सपोर्ट करे, ठीक है, तो मतलब एक आपके 14 तबक रोशन हो जाने चाहिए कि भाई क्या बात है, इंडिया क्यों हमें सपोर्ट करे, अफगानिस्तान सपोर्ट करे क्यों सपोर्ट करे, चाइना सपोर्ट करे क्यों सपोर्ट करे, उसके अपने इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो मैंने बस यही बात की कि भाई फ्रांस जो सपोर्ट कर रहा था इन 13 कॉलोनीज़ को, ठीक है, तो फ्रांस के अपने इंटरेस्ट थे इन 13 कॉलोनीज़ में, ठीक है। और मतलब बिना किसी भी मकसद के या बिना किसी के फ़ायदे के फ्रांस कुछ भी नहीं कर रहा था, ठीक है। उसका अपना फ़ायदा था इस चीज़ के पीछे। क्लियर? चलो, आगे कोई आईआर की टर्म यूज़ करूँगी तो तुम लोग को क्लियर कर दूँगी। अच्छा, ब्लैक्स की बात करी थी कि रोल ऑफ ब्लैक क्या था इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे, ठीक है। अच्छा, मैंने बात की कि ब्लैक्स जो थे वो मोस्टली स्लेव्स थे, लेकिन सब ब्लैक स्लेव्स नहीं थे। इस चीज़ को याद रखना, ब्लैक्स जो थे वो मोस्टली स्लेव्स थे, लेकिन सारे ब्लैक स्लेव्स नहीं थे, ठीक है। अच्छा, जो आप बात करते हो पेट्रियाट्स कहोगे या रेबल्स कहोगे, जो भी कहोगे, ठीक है। अगर पेट्रियाट्स याद रखना कि 13 कॉलोनीज के रेफरेंस से कहोगे, रेबल्स कहोगे तो इंग्लैंड के रेफरेंस से कहोगे। हाँ किरण गुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, गिव एंड गेट, ठीक है। कि आप कुछ ले रहे हो तो कुछ दे रहे हो, सारी चीज़ें वही, ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, बात कर रही हूँ पेट्रियाट्स की और रेबल्स की। जो पेट्रियाट्स थे या रेबल्स आप कह लो, जो जो लोग पेट्रियाट्स और रेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कौन लोग थे वो? जॉर्ज वॉशिंगटन थे, थॉमस जेफरसन थे, ठीक है। उन्होंने ब्लैक्स को एक ऑफ़र किया, एक ऑफ़र दी, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमें हमारी हेल्प करोगे इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश, और एट द एंड ऑफ वॉर अगर हम जीत जाते हैं तो आपका स्टेटस होगा वो फ्री स्टेटस होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, गिव एंड टेक। अच्छा, क्या बता रही थी तुम लोगों को कि जो पेट्रियाट्स थे या रेबल्स, उनको जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, कौन लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे? जॉर्ज वॉशिंगटन हो गया, थॉमस जेफरसन हो गया, ठीक है। उन्होंने ब्लैक्स को एक ऑफ़र किया कि भाई अगर आप हमें हेल्प करते हो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे, ठीक है, और अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, और अगर एट द एंड हम लोग ये जंग जीत जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो स्टेटस होगा वो फ्री स्टेटस होगा, ठीक है। आप स्लेव्स के लेबल से हट जाओगे, ठीक है। अच्छा, जब ब्रिटिश को ये बात पता चली कि भाई जो हैं, जो रेबल्स हैं या पेट्रियाट्स हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ब्रिटिश ने क्या कहा इनको
ब्लैक्स को उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमें हेल्प करोगे, ठीक है, तो हम आपको और ज़्यादा सोशल राइट्स देंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमें हेल्प करोगे तो हम आपको और ज़्यादा सोशल राइट्स देंगे, ठीक। समझ आ रही है कि ब्लैक्स को जो है ऑफ़र किया पेट्रियट्स रेबल्स लोगों ने भी और ब्रिटिश ने भी। इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर आप जो जॉर्ज वाशिंगटन थॉमस जेफरसन थे, इन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमें अमेरिकन वॉर एंड पेरेंट्स में हेल्प करते हो अगेंस्ट द ब्रिटिश और एट द एंड अगर हम ये जंग जीत जाते हैं तो आपका जो स्टेटस होगा वो फ्री स्टेटस होगा। और जो थे ब्रिटिश ब्रिटिश ने क्या कहा कि भाई अगर आप हमें हेल्प करते हो, ठीक है, और हम 13 कॉलोनीज़ को बीट कर देते हैं, ठीक है, तो हम आपको और ज़्यादा सोशल राइट्स देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी सी एक चीज़ और देख लो कि स्लेवरी इशू क्यों इमर्ज हुआ। डब्ल्यू जेंटलसन JENTLSON, ठीक है, जेंटलसन, ठीक है। डब्ल्यू जेंटलसन एक बंदा था जिसने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी लिखी थी, ठीक है। इसके बाद जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सारी चीज़ें हुई, उसने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी लिखी थी। उसमें उसने लिखा, उसने कोट किया था इस चीज़ को, डब्ल्यू जेंटलसन ने, तुम लोग पेपर में कोट कर सकते हो इस चीज़ को, कि उसने कहा कि भाई जो 40% ब्लैक्स थे उन्होंने जो है तो 13 कॉलोनीज के लोगों को सपोर्ट किया था, पेट्रियट्स को सपोर्ट किया था, ठीक है। और 60% ब्लैक्स उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को सपोर्ट किया था, ठीक है। तो दैट्स वाई स्लेवरी इशू इमर्ज हुआ कि मतलब शुरू में ही जब एक दफ़ा आपने बोल दिया कि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे और हम आज़ाद हो जाते हैं तो तुम लोग का स्टेटस जो होगा वो फ्री स्टेटस होगा, ठीक है। तो इसके बावजूद अगर आप देखो उनको आज़ादी मिल गई, इसके बावजूद उनका स्टेटस फ्री स्टेटस क्यों नहीं हो सका, इस वजह से कि जो 40% ब्लैक्स थे उन्होंने सपोर्ट किया पेट्रियट्स को, 60% ने सपोर्ट किया ग्रेट ब्रिटेन को, ठीक है। तो जो पेट्रियट थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे स्लेवरी इशू को ख़त्म करने में। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से मुझे बता दो कि रोल ऑफ फ्रांस देखा हम लोगों ने, रोल ऑफ ब्लैक्स देखा। रोल ऑफ फ्रांस यही था कि वो वेपनरी प्रोवाइड कर रहा था, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट और मॉरल कॉज को डिफेंड कर रहा था। क्यों डिफेंड कर रहा था? कि वो ग्रेट ब्रिटेन को वीक करना चाहता था, ठीक है। क्यों वीक करना चाहता था? ताकि वो खुद एज अ स्ट्रॉन्ग पावर इमर्ज हो सके, ठीक है। रोल ऑफ ब्लैक्स यही था कि ब्लैक्स की भी मेजॉरिटी थी अमेरिका में, कम नहीं थे वो, क्योंकि अब आपको हर चीज़ के लिए तो मैन पावर चाहिए, और आप मैन पावर ला रहे हो, किसको ला रहे हो? आप ब्लैक्स को ला रहे हो, स्लेव्स को ला रहे हो, ठीक है। तो ब्लैक्स को ऑफ़र किया पेट्रियट्स ने भी और ब्रिटिश ने भी ऑफ़र किया। तो ब्लैक्स ने 60% जो ब्लैक्स थे उन्होंने ब्रिटिश के ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, 40% ब्लैक्स ने पेट्रियट्स के ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, और इसी वजह से स्लेवरी इशू इमर्ज हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया फ़ायज़ा, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये सारी कहानी जो तुम लोग को मैंने बताई ये भी सिर्फ इंट्रो था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। अच्छा, इस सब को करने का मकसद क्या था कि जो आप जितने भी आगे कॉजेज़ पढ़ोगे उसको आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कि अब कॉजेज़ में मैं सारी कहानी कोई भी पूरी रिपीट नहीं करूँगी, बस तुम लोग को लिंक दूँगी कि ये चीज़ इस चीज़ से लिंक करी है। भाई ये तो सर आप ब्लैक से पूछे ना कि ब्लैक्स ने फिर उनको सपोर्ट क्यों नहीं किया, ठीक है। अच्छा, होता ये है ना कि जब मतलब मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि जो जब दो लोग आपको ऑफर कर रहे हो, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करते हो, IR के टर्म्स में अगर आप देखो तो आप बेसिकली उसी के साथ जाते हो जो बंदा आपको स्ट्रांग लग रहा होता है, ठीक है। पाकिस्तान US की वॉर होगी, आप हमेशा US को सपोर्ट करोगे, स्ट्रॉन्ग पावर है, जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो माइट भी पॉसिबल कि ब्लैक्स को लगा हो कि भाई हम लोग अगर इसके साथ चले जाते हैं, ये थॉमस जेफरसन जॉर्ज वाशिंगटन के साथ, इन लोगों के साथ चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हमें जो थोड़े बहुत सोशल राइट्स ब्रिटिश देना चाह रहा है, ठीक है, हम उससे भी हाथ धो बैठेंगे। मेरा अपना पर्सनल व्यू यही है। बाकी आप सर आपको पता होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे आ जाओ।
अच्छा, कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक एक करके कराऊँ या सबके नाम तुम लोग को पहले मैं लिखवा दूँ एक दफ़ा? ठीक है, जैसे कॉलोनीज का हमने किया एक ही दफ़ा सबके नाम लिखवा देती हूँ, फिर एक एक करके हम करते जाते हैं, ठीक है, जितनी कवर हो सकें। चलो जल्दी से नोट करना स्टार्ट करो। कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया? मैं बता दूँ करना ज़रूरी है या हम लोग हेडिंग के बगैर भी पेपर दे सकते हैं? ठीक है, हमने कहा कि भाई हेडिंग के साथ पेपर अटेम्प्ट करना ज़रूरी है या हम हेडिंग के बगैर भी पेपर दे सकते हैं।